कि हमारी जो रणनीति है हम बी टीम का काम करना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐतिहासिक जीत है महाराष्ट्र के अंदर MIM पार्टी की। तो मैं उसी चीज को आपसे कहना चाह रहा था, जब वहां पर ये रिजल्ट आया है तो यहाँ पर भी हो सकता था रिजल्ट आया अगर प्रत्याशी ज्यादा होता है। 2 सीटों पर चुनाव लड़के कहां से रिजल्ट निकाल लेंगे आप? इसका जवाब हम दे दीजिए। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा की सीटें हैं, ओनली 2 ही कैंडिडेट क्यों चुने गए? भाई अगर पार्टी को उभारना है और सभी वर्ग के समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलना है तो 70 सीटों पर चुनाव लड़िए। जहां तक कि कांग्रेस भी नहीं निकाल पाई थी सीटें, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेवल पे सीटों पर लड़ी थी, तब वो 6 सीटें निकाल के लेकर आई और MIM मेरे ख्याल से 12-13 सीटों पर लड़ी और 5 लेकर आ गई। तो उसके मुकाबले MIM का परसेंटेज ज्यादा हुआ। तो वहां पर ओवैसी साहब ने कांग्रेस को समर्थन क्यों दिया? मुझे इस चीज के बारे में बताइए। सब चीज वो हैदराबाद में भी लेकर चल रहे हैं, जहां उनका अपना गढ़ माना जाता है, जहां से वो कई बार सांसद चुन के आ चुके हैं और उनके सामने अच्छे कैंडिडेट आए, लेकिन उन्होंने लाखों के मार्जिन से हराया है। वहां पर उनकी सरकार क्यों नहीं उभर कर आ रही है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। देखिएगा, ऐसा हैदराबाद में उनकी अपनी सरकार क्यों नहीं बनी? गैर मुस्लिमों के लिए तो कैसा काम करेगी? सब लोग कहते हैं सबको साथ लेने का। आपके पास क्या यूनिक आइडियोलॉजी है? किस तरीके से आप आगे काम करोगे जनता के लिए? सब लोग कहते हैं ऐसे बी टीम बोलते हैं। मैंने कहा सबसे ज्यादा बी टीम वो लोग हैं। आजम खान ने पूरी जिंदगी अपने समर्पित कर दी। अखिलेश यादव ने जितनी भी पॉलिटिक्स है वो सारी मुसलमानों के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों को। आज हमारा डिस्कशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग राजनीति, एक अलग सोच और एक अलग विचारधारा के लोग पैदा हो रहे हैं लगातार। वहाँ हरे झंडे वाले लोग अपनी तरीके से काम कर रहे हैं और भगवा झंडे वाले लोग अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ हमारे हापुड़ के छोटे से एक इलाके से आते हैं शाहनवाज भाई, जहाँ ये हरे झंडे के लिए काम कर रहे हैं और उनकी विचारधारा को हम सोचने की और आजमाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, बहुत सारे लोग आपके इंतजार में। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज सैफी हापुड़ से, जिला सचिव AIMIM से। पहला क्वेश्चन तो आपका यह है जो आपने सवाल किया है भगवा झंडे का। ये भगवा झंडा जो हमारा एक तिरंगे का हिस्सा है। दूसरा जो हरा झंडा है ये भी हमारा एक तिरंगे का हिस्सा है। उससे जो झंडे का जो मतलब आ रहा है कि झंडे अलग अलग हो गए, ऐसा कोई नहीं। सब एक हम हिंदुस्तानी है और एक तिरंगे से ही हमने ये अपने चुना है कि हरा झंडा हमने अपना अख्तियार किया है। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया है। हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कई सारे डाउट आते हैं जब पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो जाती हैं जमीनी लेवल को देखते हुए, मगर वो क्वेश्चन वहां तक नहीं टकरा पाते जहां तक जाने चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट बैठे और हमारे अपने लोग ही इनसे डायरेक्ट सवाल करेंगे और जवाब देंगे बहुत अच्छी तरीके से। हम उम्मीद करते हैं शाहनवाज भाई से। देखो जी, जैसा कि आजकल की पॉलिटिक्स चल रही है वो हमारे वोट इस्तेमाल करा जा रहा है, ठीक है। AIMIM जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ही लेके चलती है। उन्होंने अपने पॉलिटिक्स जो है वो ना कि पैसा कमाने के लिए, सिर्फ एक जनता को जागरूक करने के लिए ये पार्टी हमने मतलब ज्वाइन की है। और इस पार्टी की जो हमारी विचारधारा है सबको साथ लेने का काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अगर मुसलमानों पे कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी चीज आती है, किसी भी परेशानी होती है, सबसे पहले वो ही बोलते हैं। सबसे पहले वो लोग हमारे हक की आवाज उठाएंगे, हम उनका साथ देंगे, ना कि हम किसी, जैसे कि अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं आजकल? अखिलेश यादव ने जितनी भी पॉलिटिक्स है वो सारी मुसलमानों के ऊपर है। अगर मुसलमानों के ऊपर पॉलिटिक्स वो करना बंद कर दे तो गारंटी से लिखित में दे सकता हूँ, मैं आपको साइन करके दे सकता हूँ कि उनकी 30 से 32 सीट इस पूरी यूपी के अंदर रह जाएगी। बी टीम बोलते हैं, मैंने कहा सबसे ज्यादा बी टीम वो लोग हैं। उन्होंने मतलब हिंदुस्तान को बिल्कुल, इस यूपी को तो बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया। पिछले अखिलेश यादव यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमारे आजम खान साहब हैं। आजम खान ने पूरी जिंदगी अपने समर्पित कर दी समाजवादी को। उनको क्या मिला? बकरी चोर, मुर्गी चोर, बहुत सारी चीजें उनको मिली और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अखिलेश यादव क्या उनके लिए बोलते हैं? नहीं बोलते। अगर वो बोलते तो आज वो आजम खान वहां नहीं होते, आजम खान की जगह अखिलेश यादव होते। आज अखिलेश यादव ने क्या किया है? शामिल तो वो भी हैं, अगर वो बकरी चोर है तो वो भी हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे। और AIMIM को बी टीम कहते हैं। यूपी के अंदर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में आप लोग इनके साथ में लड़ने का काम करोगे तो बहुत फायदा होगा। गैर मुस्लिमों के लिए तो कैसा काम करेगी? वही काम करेंगे जो हैदराबाद के अंदर चल रहा है। और दलित समाज पूरी कौम को लेकर साथ लेकर चल रहे हैं वो आजकल, और पूरा हर जगह, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी देख सकते हो। हमारी 125 सीटें नगर पालिका के अंदर आई हैं और उसमें सारे जितने भी कौम है, हिंदू भी हैं उसमें, मुस्लिम भी हैं उसमें, ठीक है, दलित समाज भी उसमें, सभी जीत का है। विचारधारा अगर हमारी गलत होती तो वो लोग हमसे टिकट क्यों लेते? हमारे पार्टी से जीत के क्यों आते? भाई साहब ने अभी एक सवाल किया था आपसे कि ओवैसी साहब कैसा काम करेंगे अगर वो सत्ता में आ जाते हैं। हालांकि वो हैं, पावर में हैं, MP भी हैं, उनके MLAs भी हैं, और क्या कहते हैं, अभी महाराष्ट्र में BMC चुनाव में उनके अच्छे खासे निगम पार्षद चुनकर आए हैं। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, जब वो इतनी पावर में हैं तो हैदराबाद में उनकी अपनी सरकार क्यों नहीं बनी? मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा, भाई ने एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था कि भगवा झंडा, हरा झंडा, ये सब एक अलग चीज़ है। ओवैसी साहब की जो विचारधारा है, अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ, उनकी विचारधारा है सभी समाज के वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलना, ठीक है। उनका सबसे पहला पॉइंट है स्टडी, ठीक है, वैकेंसी, ठीक है। इस चीज़ को आप पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ अगर वो सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वो हॉस्पिटैलिटी की सर्विस हो गई, जॉब की वैकेंसीज हो गई, और आपका स्कूल्स हो गए, ये सब चीज़ वो लेकर चल रहे हैं। ये सब चीज़ वो हैदराबाद में भी लेकर चल रहे हैं, जहाँ उनका अपना गढ़ माना जाता है, जहाँ से वो कई बार सांसद चुन के आ चुके हैं और उनके सामने अच्छे कैंडिडेट आए, लेकिन उन्होंने लाखों के मार्जिन से हराया है। वहाँ पर उनकी सरकार क्यों नहीं उभर कर आ रही है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। देखिएगा, ऐसा होता है, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी ये कहना है कि मुझे मंत्री नहीं बनना है,
मुझे काम करके दिखाना है। अगर हैदराबाद के अंदर हम लोग जीत के आ रहे हैं तो हमने वहाँ पर काम करके दिखाया है। हमें सरकार, हम कहते हैं अखिलेश से भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप यहाँ हिस्सेदारी तो दो, मुसलमानों को हिस्सेदारी तो दो। अभी जुबली हिल्स में इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, तो वहाँ पे ओवैसी साहब ने कांग्रेस को समर्थन क्यों दिया? मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए। वहाँ पर जुबली हिल्स में अभी चुनाव हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं, उसके अंदर वहाँ से एमआईएम को कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने समर्थन कांग्रेस को दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ओवैसी साहब अपनी पार्टी लेकर चल रहे हैं, ओवैसी साहब देश के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे पढ़े लिखे नेता हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, वो बहुत ही अच्छे नेता हैं। लेकिन मैं सिर्फ कहीं कहीं पे कंफ्यूज इस वजह से हो जाता हूँ कि जब वो अपनी पार्टी को उभारना चाहते हैं और वो सभी वर्गों के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे जब उपचुनाव हुए तो उनको अपना कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया? जबकि वो तो उनका अपना गढ़ है भाई, वहीं पे तो उपचुनाव हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन क्यों दिया? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उनको समर्थन जो दिया था इस बेस पे दिया था क्योंकि कांग्रेस ही हमारे पास आई, कांग्रेस ही हमारे पास आई थी और बोला था कि यहाँ पर अगर आप समर्थन दे देते हो तो हमारी पार्टी यहाँ से, मतलब ये है कि बीजेपी को हम हरा सकते हैं यहाँ से। और उसके बावजूद हरा तो कांग्रेस ने भी दिया और उसके बावजूद भी वहां से कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो ये है कि वहां पर क्या हुआ ना, दो पार्टियों की विचारधारा सेम हुई, इस वजह से वहां पर क्या कहते हैं सीट कांग्रेस जीते चाहे एमआईएम जीते। जब दोनों पार्टी एक हो गई तो वहां जीती, वहां बीजेपी शिकस्त, मतलब कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। तो इसी चीज को लेकर हमारा सिर्फ ये मिजाज बनना है कि सभी पार्टियां एक दूसरे से विचार करें और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करें। जहाँ पे गढ़ है पहले तो उसके वहीं से बात करनी पड़ेगी ना, जब अपने गढ़ में होगा जब तो यूपी पाऊंगा मैं। ठीक है। सबसे पहली बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो तेलंगाना के अंदर एक सीट है जुबली हिल्स, बहुत ही पॉपुलर रही है, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड रहा है। ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ कि ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया। तो जब वो उनका अपना गढ़ है, अपना गढ़ होने के बावजूद वो दूसरी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे असद साहब जो हैं उन्होंने कहा था ना कि मुझे प्रधानमंत्री या मुझे किसी नेता बनने का बड़ा किसी चीज का पद नहीं चाहिए, सिर्फ जो बीजेपी को हरा सकती है, ठीक है, उसको हम समर्थन करने को बिल्कुल तैयार होते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पर ये काम करा जिसमें कि कांग्रेस को, हमें लग रहा था कि कांग्रेस इसको हरा सकती है, तो हमने वहां पर उनको समर्थन किया। इस वजह से कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। और हम यूपी में भी यही चाहते हैं कि आप आओ, अखिलेश जी से भी बोलते हैं आप आओ। मैं आपकी बात को यही रोकना चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि जी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन किया, उनका मकसद है कि जी जीत हासिल हो, बस ऐसे लोगों पे जी सीट नहीं जानी चाहिए जो क्या कहते हैं समाज का नुकसान। दूसरी बात, अब मैं यहीं पे आता हूँ, इसी स्टेट को चेंज करके मैं दूसरी स्टेट पे आता हूँ, बिहार के अंदर, जहाँ पे बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं, नीतीश जी सीएम बनकर आए हैं, एमआईएम की 5 सीटें भी आई हैं वहाँ पर, बहुत ही अच्छी सीट आई है, 5 की 5। लेकिन वहाँ पर जब यहाँ पे एमआईएम क्या कहते हैं कांग्रेस को समर्थन दे रही है जुबली हिल्स में, हम लोगों ने वहाँ प्रचार करने से पहले उनसे डिस्कस किया था। हमने बोला था कि हमें तुम इसमें गठबंधन में शामिल करो। तब नीतीश जी जो थे ये पहले बीजेपी में नहीं थी, इन्होंने भी दूसरे, मतलब सब कांग्रेस और इनके सबके साथ समर्थन से ही लड़ रही थी। उसके बाद ये नीतीश बीजेपी में शामिल होगी, बीजेपी की तरफ से ये इलेक्शन लड़े। तो हमने वहां पे भी इनको बोला था कि हमें गठबंधन में शामिल कर लो, इन्होंने गठबंधन में शामिल नहीं किया, जिसमें कि हमने बोला था कि हमें सिर्फ 10 सीट चाहिए, जिसमें कि 10 सीट में से भी हम 5 सीट जीते। हमने 5 सीट जीत के दिखाई, वो सिर्फ 5 सीट जीत अपने दम पे जीती है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो गया कि आपने प्रस्ताव दिया, सामने वाले गठबंधन ने उसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसके बावजूद अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे मैं दूसरी पॉइंट पर आया था। ये तो हो गया आपका सीटों वाला मामला कि जी बहुत कम सीटों का आपने प्रस्ताव रखा, वो आपको नहीं मिला, लेकिन आप फिर भी कम सीटों पर लड़े और 5 सीटें आप निकाल के लिए, बहुत बड़ी मार्जिन है। जहाँ तक कि कांग्रेस भी नहीं निकाल पाई थी सीटें, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेवल पे सीटों पर लड़ी थी, तब वो 6 सीटें निकाल के लेकर आई और एमआईएम मेरे ख्याल से 12-13 सीटों पर लड़ी और 5 लेकर आ गई, तो उसके मुकाबले एमआईएम का परसेंटेज ज्यादा हुआ। ये वो अलग बात होगी। अब आ जाते हैं हम, एक दिल्ली की राजनीति भी हुए थे, दिल्ली में चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, ओवैसी साहब ने 2 ऐसे प्रत्याशियों पे क्या कहते हैं अपनी नज़र गड़ाई, एक ओखला से हो गए और एक हो गए मुस्तफाबाद से। तो दोनों ही जो कैंडिडेट थे, दोनों किसी ना किसी आरोपों में जेल के अंदर गिरफ्तार है। वो आरोप कोई भी हो, मेरी कोई भी भावना ऐसी नहीं है कि किसी को बुरी लगे, मैं तो सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो दोनों ही कैंडिडेट किसी आरोपों में जेल के अंदर बनते। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा की सीटें हैं, ओनली 2 ही कैंडिडेट क्यों चुने गए? भाई अगर पार्टी को उभारना है और सभी वर्ग के समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलना है तो 70 सीटों पर आप चुनाव लड़िए, जहां आप मजबूत है आप वहां पे उसको दीजिए, नहीं है तो आप अदर बंदे को टिकट दीजिए, लेकिन टिकट दीजिए। जब आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा रिजल्ट क्या है। 2 सीटों पर चुनाव लड़के कहां से रिजल्ट निकाल लेंगे आप? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। और आने वाले टाइम में जैसे हमारा मुंबई के अंदर बढ़िया मामला रहा है, तो आने वाले टाइम पर हम 70 की 70 सीटों पर इलेक्शन वहां पे लड़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप आने वाले टाइम में सोच रहे हो कि आप क्या कहते हैं एमआईएम पार्टी जहां पर भी चुनाव होंगे वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने क्या कहते हैं प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेगी। अब मैं वही चीज जो मैंने आपसे पूछी उसी का मैं एग्जांपल महाराष्ट्र में देना चाह रहा हूँ। वहां पे उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे खासे कैंडिडेट उतारे, उसके बाद जाके इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। मेरे हिसाब से ऐतिहासिक जीत है महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी की। तो मैं उसी चीज को आपसे कहना चाह रहा था, जब वहां पर ये रिजल्ट आया है तो यहाँ पर भी हो सकता था रिजल्ट आया अगर प्रत्याशी ज्यादा उतारे जाते। यही चीज मैं आपको, क्या रणनीति है, कितने प्रत्याशी उतारेंगे यूपी में? हमारी रणनीति ये है कि हम 400 सीटें हैं तो हम 200 सीटों पे यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे और फुल बहुमत से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हमारा गठबंधन होता है, जो गठबंधन में जो पार्टी चॉइस करेंगे और जो तुम्हारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे जो वो बोलेंगे उतनी सीट, जितनी सीट हमारे हिस्से में आएगी उन सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हमसे गठबंधन भी नहीं होता तो हम फिर भी लड़ेंगे। 200 ही सीट पे क्यों?
पूरी मुकम्मल सीट पे क्यों नहीं? 200 सीट पे इसलिए हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि यूपी के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वो 125 सीट मुस्लिम बहुल इलाके से हैं। जब अखिलेश यादव वोट लेने का हकदार रखते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? क्योंकि हम मुसलमानों की आवाज़, अपनी कौम की आवाज़ उठाने वाले हम लोग हैं, हम उठाते भी हैं। तो हम 200 सीटों पे इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जनाधार 200 सीटों पे ही लेकर ही है। अभी हमारी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है और आने वाले टाइम में इसकी भी तैयारी चल रही है। अगर हम मजबूत हो जाएं, जो अगर आने वाले टाइम में इसमें जो 2027 में जो इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर अगर हमारी कुछ सीटें आ जाती है तो आने वाले टाइम पे 400 सीटों पर इंशाल्लाह लड़ेंगे। 200 सीटों पर हम इस वजह से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि 200 सीटों पे हमारा जनाधार है फिलहाल। और अगर हम 200 सीटों पे ही अगर हम 2027 के अंदर अच्छा काम करते हैं और 2-4 हमारी अगर सीटें आ जाती हैं, अच्छी खासी सीटें आ जाती हैं, अगर जनता हमें स्वीकार करती है तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम 400 सीटों पर भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये डिस्कशन आम लोगों के लिए था। ये जो डिस्कशन चला है, ये डिस्कशन कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक डिस्कशन नहीं था, मगर यहाँ पर लोगों को इंसानियत की तरफ बढ़ाना था। ठीक है, हम सोच रहे थे कि कोई एक ऐसा परचम हमारे सामने आए जो लोगों के लिए काम करे, जो अपने लिए काम ना करे। ठीक है, और ये डिस्कशन बहुत अच्छा डिस्कशन था। लोगों ने खुलकर सवाल किए और खुलकर जवाब देने की कोशिश की है। और बाकी आप लोग अपने तरफ से बताएं ये पार्टी आने वाले वक्त में किस तरीके से उभरती है, कैसे कैसे काम लेकर चलने वाली है और कितने डाउट आपके क्लियर हो पाए। इस वीडियो के माध्यम से आप हमसे पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। हम इन सब लोगों से पूछना चाहते हैं एक बार लास्ट के, आप सब लोगों ने क्वेश्चन किए, बढ़िया है, बेहतरीन है, मगर आप सब लोग कैसी पार्टी देखना चाहते हैं? जो शिक्षा पे बात करें, जो युवाओं के रोजगार पे, पढ़ाई पे और देश के अंदर क्या कहते हैं सोशल सर्विसों पे और सब धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करती है, वो पार्टी ही असली क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टी होती है। सिर्फ एक ही मतभेद पे, सिर्फ एक ही धार्मिक उस पर लेकर कोई राजनीति निकल जाती है। सभी देश के अंदर जितने भी वर्ग रहते हैं सबको साथ लेकर जो चलती है वही एक अच्छा राजनीतिक दल कहलाएगा। हम तो इस तरीके की पार्टी चाहते हैं कि जो देश में किसी भी समाज के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी वर्ग को न उठानी पड़े, चाहे इसमें कोई भी हो। ठीक है ना, क्योंकि सारे ही जितने भी इस देश में परिवार है सब अपने ही हैं, सब अपने भाई बंधु हैं। ठीक, हम देखना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल चल रहा है धर्म की राजनीति हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, सभी धर्मों की बात होनी चाहिए और कोई भी किसी भी धर्म में किसी भी मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए। जातिवाद खत्म हो, विकास हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, ये सारी सुविधाएं हमें चाहिए। शुक्रिया आप सब लोगों को। ये डिस्कशन हमारा बहुत बढ़िया रहा है और हम आगे भी डिस्कशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रणाम और सलाम सभी साथियों को।